इतिहासकारों के मत से 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत-ए-दिल्ली कहा जाता है। ये 5 वंश थे: गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 तथा लोदी वंश 1451 से 1526। इनमें से पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी अफगान था। मुहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। ऐबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैला था। इसके बाद खिलजी वंश ने मध्य भारत पर कब्जा किया, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप को संगठित करने में नाकाम रहा। पर इसने भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली सल्तनत मुस्लिम इतिहास के कुछ कालखंडों में है जहां किसी महिला ने सत्ता संभाली। 1526 में मुगल सल्तनत द्वारा इस साम्राज्य का अंत हुआ। 962 ईस्वी में दक्षिण एशिया के हिंदू और बौद्ध साम्राज्यों के ऊपर सेना द्वारा, जो कि फारस और मध्य एशिया से आए थे, व्यापक स्तर पर हमले होने लगे। इनमें से महमूद गजनवी ने सिंधु नदी के पूर्व में तथा यमुना नदी के पश्चिम में बसे साम्राज्यों को 997 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक 17 बार लूटा। महमूद गजनवी अपने साम्राज्य को पश्चिम पंजाब तक ही बढ़ा सका, परंतु वो भारत में स्थायी इस्लामिक शासन स्थापित न कर सके। इसके बाद गौर वंश के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत पर योजनाबद्ध तरीके से हमले करना आरंभ किया। उसने अपने उद्देश्य के तहत इस्लामिक शासन को बढ़ाना शुरू किया। गौरी एक सुन्नी मुसलमान था, जिसने अपने साम्राज्य को पूर्वी सिंधु नदी तक बढ़ाया और सल्तनत काल की नींव डाली। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों में सल्तनत काल को 1192 से 1526, 334 वर्ष तक बताया गया है। 1206 में गौरी की हत्या कर दी गई। गौरी की हत्या के बाद उसके एक तुर्क गुलाम कुतुब-उद-दीन ऐबक ने सत्ता संभाली और दिल्ली का पहला सुल्तान बना। ममलूक या गुलाम वंश 1206 से 1290। कुतुब-उद-दीन ऐबक एक गुलाम था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वो मूल रूप से तुर्क था। उसके गुलाम होने के कारण ही इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। ऐबक 4 साल तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा। उसकी मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में आराम शाह ने सत्ता संभाली, परंतु उसकी हत्या इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में कर दी। इल्तुतमिश की सत्ता अस्थायी थी और बहुत से मुस्लिम अमीरों ने उसकी सत्ता को चुनौती दी। कुछ कुतुबी अमीरों ने उसका साथ भी दिया। उसने बहुत से अपने विरोधियों का क्रूरता से दमन करके अपनी सत्ता को मजबूत किया। इल्तुतमिश ने मुस्लिम शासकों से युद्ध करके मुल्तान और बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया, जबकि रणथंभौर और शिवालिक की पहाड़ियों को हिंदू शासकों से प्राप्त किया। इल्तुतमिश ने 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के बहुत से कमजोर शासक रहे, जिसमें उसकी पुत्री रजिया सुल्ताना भी शामिल है। यह क्रम गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया था, के सत्ता संभालने तक जारी रहा। बलबन के बाद कैकुबाद ने सत्ता संभाली। उसने जलाल उद-दीन फिरोज शाह खिलजी को अपना सेनापति बनाया। खिलजी ने कैकुबाद की हत्या कर सत्ता संभाली, जिससे गुलाम वंश का अंत हो गया। गुलाम वंश के दौरान कुतुब-उद-दीन ऐबक ने कुतुब मीनार और कुव्वत-ए-इस्लाम, जिसका अर्थ है इस्लाम की शक्ति, मस्जिद का निर्माण शुरू कराया, जो कि आज यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश द्वारा आगे बढ़ाया और पूर्ण कराया गया।
गुलाम वंश के शासन के दौरान बहुत से अफगान और फारस के अमीरों ने भारत में शरण ली और बस गए। खिलजी वंश 1290 से 1320। इस वंश का पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी था। उसने 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। उसने कैकोबाद को तुर्क, अफगान और फारस के अमीरों के इशारे पर हत्या की। जलालुद्दीन खिलजी मूल रूप से अफगान तुर्क मूल का था। उसने 6 वर्ष तक शासन किया। उसकी हत्या उसके भतीजे और दामाद जूना खान ने कर दी। जूना खान ही बाद में अलाउद्दीन खिलजी नाम से जाना गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य अभियान का आरंभ कारा जागीर के सूबेदार के रूप में की, जहां से उसने मालवा 1292 और देवगिरी 1294 पर छापा मारा और भारी लूटपाट की। अपनी सत्ता पाने के बाद उसने अपने सैन्य अभियान दक्षिण भारत में भी चलाए। उसने गुजरात, मालवा, रणथंबोर और चित्तौड़ को अपने राज्य में शामिल कर लिया। उसके इस जीत का जश्न थोड़े समय तक रहा क्योंकि मंगोलों ने उत्तर पश्चिमी सीमा से लूटमार का सिलसिला शुरू कर दिया। मंगोलों लूटमार के पश्चात वापस लौट गए और छापे मारने भी बंद कर दिए। मंगोलों के वापस लौटने के पश्चात अलाउद्दीन ने अपने सेनापति मलिक काफूर और खुसरो खान की मदद से दक्षिण भारत की ओर साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ कर दिया और भारी मात्रा में लूट का सामान एकत्र किया। उसके सेनापतियों ने लूट के सामान एकत्र किए और उस पर घनिमा युद्ध की लूट पर कर चुकाया, जिससे खिलजी साम्राज्य को मजबूती मिली। इन लूटों में उसे वारंगल की लूट में अब तक के मानव इतिहास का सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर भी मिला। अलाउद्दीन ने कर प्रणाली में बदलाव किए। उसने अनाज और कृषि उत्पादों पर कृषि कर 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया। स्थानीय अधिकारी द्वारा एकत्र करों पर दलाली को खत्म किया। उसने अधिकारियों, कवियों और विद्वानों के वेतन भी काटने शुरू कर दिए। उसकी इस कर नीति ने खजाने को भर दिया, जिसका उपयोग उसने अपनी सेना को मजबूत करने में किया। उसने सभी कृषि उत्पादों और माल की कीमतों के निर्धारण के लिए एक योजना भी पेश की। कौन सा माल बेचना, कौन सा नहीं, उस पर भी उसका नियंत्रण था। उसने सहाना-ए मंडी नाम से कई मंडियां भी बनवाई। मुस्लिम व्यापारियों को इस मंडी का विशेष परमिट दिया जाता था और उनका इन मंडियों पर एकाधिकार भी था। जो इन मंडियों में तनाव फैलाते थे उन्हें मांस काटने जैसी कड़ी सजा मिलती थी। फसलों पर लिया जाने वाला कर सीधे राजकोष में जाता था। इसके कारण अकाल के समय उसके सैनिकों की रसद में कटौती नहीं होती थी। अलाउद्दीन अपने जीते हुए साम्राज्यों के लोगों पर क्रूरता करने के लिए भी मशहूर है। इतिहासकारों ने उसे तानाशाह तक कहा है। अलाउद्दीन को यदि उसके खिलाफ किए जाने वाले षड्यंत्र का पता लग जाता था तो वो उस व्यक्ति को पूरे परिवार सहित मार डालता था। 1298 में उसके डर के कारण दिल्ली के आसपास एक दिन में 15,000 से 30,000 लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात 1316 में उसके सेनापति मलिक काफूर, जिसका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था और बाद में इस्लाम स्वीकार किया था, ने सत्ता हथियाने का प्रयास किया, परंतु उसे अफगान और फारस के अमीरों का समर्थन नहीं मिला। मलिक काफूर मारा गया। खिलजी वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन का 18 वर्षीय पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। उसने 4 वर्ष तक शासन किया और खुसरो शाह द्वारा मारा गया। खुसरो शाह का शासन कुछ महीनों में समाप्त हो गया, जब गाजी मलिक, जो कि बाद में गयासुद्दीन तुगलक कहलाया, ने उसकी 1320 ईस्वी में हत्या और गद्दी पर बैठा और इस तरह खिलजी वंश का अंत, तुगलक वंश का आरंभ हुआ।